हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएसटी एकेडमी। तो आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड जेएनएम 2024 के पेपर का सॉल्यूशन। तो आइए हम इसे देखते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 100 पूछे गए हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन जनरल हिंदी के हैं, कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं, कुछ क्वेश्चन जनरल जीएस और उत्तराखंड के हैं, और कुछ क्वेश्चन हमारे पास जनरल रीजनिंग और मैथ्स के पूछे गए हैं। तो आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पूछा गया है वो है, पराजय शब्द में उपसर्ग है। यानी हमारे पास एक शब्द है पराजय और हमें बताना है इसमें कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए पर, ऑप्शन नंबर बी परा, ऑप्शन नंबर सी जय और ऑप्शन नंबर डी पा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर या जो किसी शब्द के शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वो उपसर्ग होते हैं। और जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द रचना की इकाई होती है। तो पराजय शब्द में उपसर्ग होगा परा। परा उपसर्ग से ही पराजय शब्द का निर्माण हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी परा। पराजय शब्द में उपसर्ग है, परा उपसर्ग होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें अगर हम, तो प्रोत्साहित शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय पूछ रहा है कि प्रोत्साहित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए प्रो, ऑप्शन नंबर बी हित, ऑप्शन नंबर सी इत और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय भी शब्द रचना की एक इकाई होती है और ये वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, पर वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रोत्साहित शब्द में जो प्रत्यय है वो होता है इत प्रत्यय। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इत। तो प्रोत्साहित शब्द में प्रत्यय जो है वो है इत प्रत्यय। तो हम इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए टा ठा डा ढा, ऑप्शन नंबर बी का चा टा पा, ऑप्शन नंबर सी य र ल व और ऑप्शन नंबर डी फ व श हा। तो जो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, व्यंजन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कंठ व्यंजन होते हैं जो कंठ से निकलते हैं, जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। मूर्धन्य व्यंजन होता है जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो ये सब उच्चारण स्थान के आधार पर इनको बांटा गया है। कोई मूर्धन्य व्यंजन, कोई कंठ व्यंजन, कोई तालव्य व्यंजन होता है। तो जो मूर्धन्य व्यंजन है वो ट वर्ग के सभी जो व्यंजन होते हैं वो मूर्धन्य व्यंजन के अंदर आते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टा ठा डा ढा। तो मूर्धन्य व्यंजन जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं टा ठा और डा और ढा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। हमारे पास एक शब्द है कवि, उसमें पूछ रहा है कि इनमें कौन सी संज्ञा है। तो इसमें जो संज्ञा हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक और ऑप्शन नंबर डी निजवाचक। तो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का जो नाम होता है उसे संज्ञा कहते हैं। यानी हम किसी वस्तु को जो उसकी पहचान होती है, किस नाम से जानते हैं उसको, वो संज्ञा कहलाती है। तो मुख्यतः संज्ञा 3 प्रकार की ही होती है, गुणवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो जो कवि शब्द है उसमें जो संज्ञा होती है वो होगी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कवि शब्द से हमें जाति का उल्लेख होता है। किसी भी एक कवि का नाम अगर नाम दिया होता है किसी एक कवि का तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, लेकिन इसमें कवि शब्द दिया है तो ये हमें जाति का बोध करा रही है। तो कवि शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, घ शब्द का उच्चारण स्थान। ऑप्शन नंबर ए दंत्य, ऑप्शन नंबर बी मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर सी कंठ, ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ। तो जो घ शब्द है उसका उच्चारण स्थान हमें बताना है। तो घ शब्द एक व्यंजन है जो कि क वर्ग का व्यंजन वर्ण है, क वर्ग का व्यंजन है। क ख ग घ गा, यानी जो घ शब्द का उच्चारण स्थान होगा वो ही पूरे क वर्ग का उच्चारण स्थान होगा। तो जो क वर्ग का उच्चारण स्थान है वो है कंठ। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है।
तो घ शब्द का भी उच्चारण स्थान कंठ ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतेंदु शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए गुण संधि, ऑप्शन नंबर बी यण संधि, ऑप्शन नंबर सी दीर्घ संधि और ऑप्शन नंबर डी स्वर संधि। तो भारतेंदु शब्द में भारतेंदु शब्द भारत प्लस भारत धन इंदु से मिलकर बना हुआ है, और इसमें अगर हम संधि देखें तो इसमें गुण संधि होती है। तो भारतेंदु शब्द में गुण संधि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होएगा ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रखा है हमारे पास कि परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। हमारे पास एक शब्द दे रखा है परमार्थ, इसका संधि विच्छेद करना है। तो ऑप्शन नंबर ए परमाधनर्थ, ऑप्शन नंबर बी परमः धन आर्थ, ऑप्शन नंबर सी पर धन अर्थ और ऑप्शन नंबर डी परम धन अर्थ। तो परमार्थ शब्द का अगर हम सही संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है परम धन अर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, परम धन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि नेहा बहुत अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर बी समुच्चयवाचक, ऑप्शन नंबर सी कालवाचक और ऑप्शन नंबर डी हेतुवाचक। हमारे पास एक शब्द दे रखा और हमें बताना है कि इसमें कौन सा अव्यय है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अव्यय क्या होता है। तो अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें अगर हम वचन, लिंग, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग होता है, वचन, पुरुष, कारक भी होते हैं, तो इनके कारण अगर इनमें कोई चेंजेस या परिवर्तन नहीं होते हैं तो वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अव्यय होते हैं। तो नेहा बहुत अच्छा गाती है, तो इसमें जो अव्यय है वो होगा परिमाणवाचक अव्यय। परिमाणवाचक अव्यय जैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं बहुत, थोड़ा सा, और ये एक क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण का ही एक भाग होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें हम ये देखते हैं कि क्रिया का परिणाम, जिससे क्रिया का परिमाण का बोध होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत, खूब, अत्यंत, बस, थोड़ा, कुछ, ठीक, ये आदि ये सब जो शब्द हैं ये शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए, परिमाणवाचक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हो सकता है राम का काम बन जाए, यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए आज्ञावाचक, ऑप्शन नंबर बी विस्मयवाचक, ऑप्शन नंबर सी संदेहवाचक, ऑप्शन नंबर डी प्रश्नवाचक। तो हम देखते हैं कि हो सकता है राम का काम बन जाए, प्रश्नवाचक तो ये होगा नहीं क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, और विस्मयवाचक भी ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह भी नहीं है। आज्ञावाचक भी ये नहीं लग रहा है क्योंकि हो सकता है राम का काम बन जाए, ये हम किसी को आज्ञा नहीं दे रहे हैं। हो सकता है ये संदेहवाचक वाक्य हो सकता है क्योंकि इसमें हमें संदेह हो रहा है कि हो सकता है राम का काम बन जाए, ज़रूरी नहीं कि बने, भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा संदेहवाचक। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संदेहवाचक वाक्य होगा ये। क्वेश्चन नंबर 10, परिषद शब्द है। हमारे पास एक शब्द दिया है परिषद और हमें बताना है कि वो कौन सा शब्द है। ऑप्शन नंबर ए नपुंसक लिंग, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी पुल्लिंग और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। परिशब्द जो शब्द होता है वो होता है स्त्रीलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उपमान का विलोम शब्द है। हमारे पास एक शब्द दिया गया उपमान, हमें बताना है इसका विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए मेय, ऑप्शन नंबर बी अपमान, ऑप्शन नंबर सी उपमेय और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो उपमान का जो विलोम शब्द होता है वो होता है उपमेय। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपमेय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अरि, ऑप्शन नंबर बी मान, ऑप्शन नंबर सी निकेतन, ऑप्शन नंबर डी पराया। तो जो शत्रु का पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं विरोधी हो गया हमारे पास, अरि हो गया हमारे पास, और हमारे पास अरि हो गया, विरोधी हो गया हमारे पास, और भी हमारे पास तो जो शत्रु के पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं अरि हो गया, वैरी हो गया, दुश्मन हो गया है, विपक्षी हो गया, अमित्र हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जो पहले कभी नहीं हुआ हो शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर बी पूर्व, ऑप्शन नंबर सी अकिंचन, और ऑप्शन नंबर डी अप्रतिम। तो जो पहले कभी नहीं हुआ हो, इस शब्द का अर्थ है कि जो पहले भूतकाल में जो नहीं हुआ हो। अभूतपूर्व शब्द से ही हमें अर्थ का पता लग रहा है कि अभूतपूर्व मतलब नहीं, भूतपूर्व मतलब जो भूतकाल में नहीं हुआ हो। तो इसका इस शब्द का जो अर्थ है वो होगा अभूतपूर्व। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अभूतपूर्व। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है। हमारे पास एक मुहावरा दिया है टांग अड़ाना, जो कि हम सामान्यतः बहुत जगह इसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका है काम आना, ऑप्शन नंबर बी निराश हो जाना, ऑप्शन नंबर सी खुशामद करना, ऑप्शन नंबर डी अवरोध पैदा करना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अवरोध पैदा करना। हम सामान्यतः बोल भी देते हैं कि हमारे काम में टांग मत अड़ाओ, यानी हमारे काम में रुकावट मत डालो, बाधा पैदा मत करो। तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवरोध पैदा करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार है। तो हमारे पास एक वाक्य दिया गया है और ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर ए उपमा, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास, ऑप्शन नंबर सी यमक, ऑप्शन नंबर डी श्लेष। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारे पास जो शब्द दिया है मुख मयंक सम मंजू मनोहर, कि उसका मुख चंद्र के समान मनोहर है, चंद्र के समान सुंदर है। तो इसमें जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा उपमा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हे राम तुम कहाँ हो में कौन सा कारक है। ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक, ऑप्शन नंबर सी संबोधन कारक, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इस शब्द में हे राम तुम कहाँ हो, इसमें कर्म कारक भी नहीं है, अपादान कारक भी नहीं है, संबोधन कारक हो सकता है। संबोधन कारक है क्योंकि हम यहाँ पे किसी को बुला रहे हैं, हम यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं कि हे राम तुम कहाँ हो, हम इसमें संबोधन कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं कि तुम कहाँ हो। तो इसमें जो कारक होगा वो होगा संबोधन कारक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी संबोधन कारक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। गुणहीन में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, और ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। तो जो गुणहीन हमारे पास एक शब्द दे रखा है उसमें कौन सा समास है। तो गुणहीन शब्द है उसमें समास हो जाएगा तो जो गुणहीन शब्द है उसका अर्थ है कि गुण से हीन। तो इसमें जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्षीण शब्द का तद्भव रूप है। हमारे पास एक शब्द दे रखा है क्षीण, और हमें इसका तद्भव रूप बताना है कि इसका तद्भव रूप क्या होता है।
ऑप्शन नंबर ए दीन, ऑप्शन नंबर बी छीन, ऑप्शन नंबर सी छी, ऑप्शन नंबर डी छून। तो तद्भव शब्द क्या होता है कि संस्कृत के वे शब्द जिनमें थोड़ा परिवर्तन हिंदी में आए हैं और इनमें थोड़ा परिवर्तन होता है, वे ज्यों के त्यों नहीं हैं। वे शब्द आगे चलकर इनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, तो वे शब्द तद्भव रूप कहलाते हैं। तो छीण शब्द का जो तद्भव रूप है, छीण एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप है छीन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी छीन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कुम्हार शब्द का तत्सम रूप है, और यहाँ पे हमें ये तत्सम रूप पूछ रहा है कि कुम्हार जो शब्द है वो एक कुम्हार शब्द है, वो तो एक तद्भव शब्द है और इसका हमें तत्सम पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कुंभकार, ऑप्शन नंबर बी कदम, ऑप्शन नंबर सी कृपण और ऑप्शन नंबर डी कुशाग्र। तो कुम्हार शब्द का तत्सम रूप होता है वो होता है कुंभकार। कुंभकार एक संस्कृत शब्द है जो कि तत्सम है और इसका जो तद्भव रूप है वो है कुम्हार। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कुंभकार। आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन हिंदी के। तब आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं, तो इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विभवांतर का मात्रक है। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी कूलाम एंड ऑप्शन नंबर डी ओम। तो विभवांतर का मात्रक जो है होता है एम्पियर तो धारा का मात्रक होता है करंट का, और जो वोल्ट है वो विभवांतर का मात्रक होता है, और जो कूलाम है वो आवेश चार्ज का मात्रक होता है, और ओम प्रतिरोध रेसिस्टेंस का मात्रक होता है। तो विभवांतर का जो मात्रक होगा वो वोल्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अधिवर्ष लीप ईयर, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमाह लूनर मंथ, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष लाइट ईयर एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो जो एक लीप ईयर होता है वो समय का मात्रक होता है, क्योंकि एक लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं। जनरली जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें 365 डेज़ होते हैं। जो एक लीप ईयर होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है और वो होता है 366 डेज़। तो ये समय का मात्रक होता है ऑप्शन नंबर बी चंद्रमाह। और सेकंड ऑप्शन है चंद्रमाह लूनर मंथ। तो एक लूनर मंथ में हमारे पास जितने दिन होते हैं वो होते हैं 29.5 दिन, 29.5 डेज़ का एक लूनर मंथ होता है। तो ये भी समय का मात्रक होता है। और ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। तो लाइट ईयर दूरी का मात्रक होता है, डिस्टेंस का मात्रक होता है। तो ये हमारे पास समय का मात्रक नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दाब का मात्रक है। यूनिट ऑफ प्रेशर इज़। ऑप्शन नंबर ए पास्कल, ऑप्शन नंबर बी डाइन, ऑप्शन नंबर सी अर्ग एंड ऑप्शन नंबर डी जूल। तो जो दाब का मात्रक होता है वो होता है पास्कल। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पास्कल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज। ऑप्शन नंबर ए बल फोर्स, ऑप्शन बी टॉर्क, ऑप्शन नंबर सी कार्य वर्क और ऑप्शन नंबर डी कोणीय वेग पार्टिकल वेलोसिटी। तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का जो गुणनफल होता है, जिनका प्रोडक्ट होता है वो होता है टॉर्क। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी टॉर्क। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा है।
व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डबल्स इट्स काइनेटिक एनर्जी इज़। हमारे पास कोई वस्तु है और वो चल रही है, उसकी गति को अगर हम दुगनी करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए दुगनी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी चौगुनी हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी समान रहती है और ऑप्शन नंबर डी 3 गुनी बढ़ जाती है। तो जब एक वस्तु है उसकी गति दुगनी हो जाती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चौगुनी हो जाती है, क्वाड्रुपल्स हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चौगुनी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। मनुष्य में कितनी कशेरुकाएँ होती है? हाउ मैनी वर्टिब्रे डज अ ह्यूमन बीइंग हैव? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 33, ऑप्शन नंबर बी 36, ऑप्शन नंबर सी 29 और ऑप्शन नंबर डी 19। तो ह्यूमन में कितनी वर्टिब्रे होते हैं, वो होती है 33 टोटल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 33। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल का एक आवश्यक घटक है? विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर डी हीलियम। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अम्ल कौन होते हैं, एसिड कौन से होते हैं। वे कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं, वो एसिड होते हैं। तो एसिड के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी परिवर्तित होता है। तो अगर हम तो कोई लोहा है उस पर जंग लग गया है तो उसके भार बढ़ेगा, उसका भार घटता नहीं है, उसका भार बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंक्रीजेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी 4 केल्विन एंड ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो जल का घनत्व है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, वो सबसे ज़्यादा होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बन? ऑप्शन नंबर ए डायमंड, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी कोल एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो हम ऑप्शन नंबर ए डायमंड देखते हैं। तो ये कार्बन का एक अपर रूप है, हीरा, तो इसमें कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट देखते हैं तो ये भी कार्बन का एक अपर रूप है, तो इसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी कोयला, तो कोयले में भी कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। तो इन सभी में कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन सभी में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला में कार्बन प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। विद्युत इस्त्री में एक तापन तत्व बना होता है। एन इलेक्ट्रिक आयन हैज़ अ हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ। ऑप्शन नंबर ए कॉपर, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी निक्रोम एंड ऑप्शन नंबर डी जस्ता या जिंक। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक आयन होते हैं, विद्युत इस्त्री होते हैं, तो इसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो बना होता है निक्रोम का। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी निक्रोम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। सिरके का रासायनिक नाम है, द केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज़। ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी पायरुविक एसिड एंड ऑप्शन नंबर डी मैलिक एसिड। तो हमारे पास जो सिट्रिक एसिड होता है वो होता है खट्टे फलों में पाया जाता है, संतरों में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। जो ऑप्शन नंबर बी एसिटिक एसिड होता है वो ही विनेगर का केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल नेम होता है एसिटिक एसिड, और इसका केमिकल जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COH। तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है।
सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक एसिड। और जो पायरुविक एसिड है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान बनता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ CH3OH? CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन नंबर ए एथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी मैथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी प्रोपिल अल्कोहल और ऑप्शन नंबर डी ब्यूटिल अल्कोहल। तो जो एथिल अल्कोहल है उसका केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH। ऑप्शन और जो मैथिल अल्कोहल होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है CH3OH। प्रोपिल अल्कोहल जो होता है उसका फार्मूला होता है C3H7OH। एंड जो ब्यूटिल अल्कोहल होता है उसका फार्मूला होता है C4H9OH। तो हमें पूछा गया है कि CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो CH3OH मैथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिल अल्कोहल। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? हमें बताना है कि इनमें से वो कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है, स्किन से सांस लेता है। ऑप्शन नंबर ए मछली, ऑप्शन नंबर बी कबूतर, ऑप्शन नंबर सी तिलचट्टा और ऑप्शन नंबर डी मेंढक। फिश, पिजन, कॉकरोच या फ्रॉग। तो जो फ़िश होती है, हमारे पास मछली होती है, वो गिल्स के द्वारा सांस लेती है। और जो कबूतर होता है उसमें रेस्पिरेटरी पाथ होता है, लंग्स होते हैं, उसके थ्रू सांस लेता है। और जो तिलचट्टा कॉकरोच होता है उसके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्पाइरकल्स, वो उसके थ्रू सांस लेता है। और जो फ्रॉग है वो अपने वो स्किन के थ्रू सांस लेता है, वो त्वचा से सांस लेता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेंढक। तो मेंढक जो होता है वो अपनी स्किन से सांस लेता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। एड्स का कारक है। एड्स इज़ कॉज्ड बाई। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु से, बैक्टीरिया से, ऑप्शन नंबर बी फफूंद फंगस से, ऑप्शन नंबर सी कृमि से, पिन वॉर्म से और ऑप्शन नंबर डी विषाणु से, वायरस से। तो एड्स क्या है? एड्स एक डिजीज़ है जिसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जो ये होता है, ये एक वायरस से होता है जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो एड्स का कारक एक वायरस है जो कि HIV वायरस है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायरस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। लाल रक्त कोशिकाओं, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर ए लीवर में, ऑप्शन नंबर बी हार्ट में, ऑप्शन नंबर सी बोन मैरो में, ऑप्शन नंबर डी किडनी में। तो जो RBC है उनका निर्माण हमारे शरीर के बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अस्थि मज्जा, बोन मैरो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन नंबर ए अल्ना, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमेरस, ऑप्शन नंबर सी फीमर, ऑप्शन नंबर डी टीबिया। तो जो लॉन्गेस्ट बोन ह्यूमन में है वो होती है थाई की, जो हमारी जो थाई है उसकी जो बोन है, जांग की हड्डी, फीमर, उस सबसे लंबी अस्थि है, इसको फीमर बोलते हैं। तो ये सबसे लंबी है। और जो सबसे छोटी है वो है स्टेपिज, जो हमारे मिडिल ईयर की जो हड्डी होती है, बोन होती है, वो सबसे छोटी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीमर। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी एंड ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। तो जो जल में वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होता है विटामिन सी और विटामिन बी। तो इसमें ऑप्शन में विटामिन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। और जो विटामिन A, D, E है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। जो फैट में डिज़ोल्व विटामिन होते हैं वो है A, D और K। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी, जल में घुलनशील है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? हाउ मच ब्लड डज अ नॉर्मल अडल्ट पर्सन हैव? ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 लीटर, ऑप्शन नंबर बी
3 से 4 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 8 से 10 लीटर और ऑप्शन नंबर डी 10 से 13 लीटर। तो एक जो हमारा नॉर्मल अडल्ट पर्सन है, सामान्य वयस्क व्यक्ति है, उसमें जो रक्त होना चाहिए वो होना चाहिए 5 से 6 लीटर कम से कम रक्त होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 5 to 6 लीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम और ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। तो जो पौधे की क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो क्लोरोफिल बनाने के लिए जो तत्व है जो वो हेल्पफुल होता है वो होता है मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। ये थे जनरल साइंस के क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो जनरल जीएस और जनरल उत्तराखंड के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 41, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में हैं? ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर बी देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी नैनीताल में और ऑप्शन नंबर डी पौड़ी में। तो जो टोटल उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें हैं वो है 70, जिनमें से जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो है हरिद्वार में 11 सीटें, सर्वाधिक सीटें हरिद्वार में है 11, और वहीं देहरादून में 10 सीटें हैं और नैनीताल और पौड़ी में 6 सीटें हैं विधानसभा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है हरिद्वार। हरिद्वार में सर्वाधिक सीटें हैं, 11 सीट विधानसभा की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली? ऑप्शन नंबर ए श्रीमती राधा रतूड़ी, ऑप्शन नंबर बी श्रीमती रितु बहारी, ऑप्शन नंबर सी श्रीमती उषा सैनी और ऑप्शन नंबर डी श्रीमती विजया बर्थवाल। तो जो उत्तराखंड हाई कोर्ट की अभी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, तो वो आज कल ही बनी, वो है श्रीमती रितु बहारी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीमती रितु बहारी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? पूछ रहा है कि जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे बायोस्फीयर रिजर्व का जो दर्जा है वो भारत सरकार ने 1999 में दिया। और जो यूनेस्को की ये वर्ल्ड नेटवर्क की सूची में यूनेस्को ने इसे 2009 में शामिल किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो एमपी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में बनाया जा रहा है? इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर इज़ बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी असम। तो जो भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है अपने उत्तराखंड में। तो वो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने चारधाम यात्रा के लिए बनाया गया है। चारधाम यात्रा मार्ग के लिए विद्युत तीर्थ गलियारा बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? ऑप्शन नंबर ए पौड़ी, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर डी चंपावत। तो हाल ही में 11 मई 2023 को हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने चंपावत में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंपावत। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंपावत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी केरला।
तो जो भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। इस ऐप के द्वारा हमें भूकंप की जानकारी पहले मिल जाएगी। और इसका जो निर्माण, इस एप्लीकेशन का निर्माण आईआईटी रुड़की द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, केदारनाथ में बाढ़ किस वर्ष आई थी? ऑप्शन नंबर ए 2012, ऑप्शन नंबर बी 2013, ऑप्शन नंबर सी 2014 और ऑप्शन नंबर डी 2011। तो केदारनाथ में बाढ़ 16-17 जून 2013 को आई और यह बाढ़ मंदाकिनी नदी में आई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2013। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस झील को रहस्यमयी झील या कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रूपकुंड, ऑप्शन नंबर बी हेमकुंड, ऑप्शन नंबर सी सतोपंथ और ऑप्शन नंबर डी नैनी। तो आज जो रूपकुंड है वो चमोली में स्थित है और इसे ही रहस्यमयी झील या कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस झील में आज भी कंकालों के अवशेष मिलते हैं। तो इसे ही रूपकुंड को ही रहस्यमयी झील और कंकाली झील के नाम से भी जाना जाता है। और हेमकुंड झील भी चमोली में स्थित है। सतोपन झील चमोली में स्थित है जहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। और जो नैनी झील है वो नैनीताल में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूपकुंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पिथौरागढ़ जिले को कौन सा दर्रा तिब्बत से जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन नंबर बी नीति दर्रा, ऑप्शन नंबर सी नाथुला दर्रा और ऑप्शन नंबर डी माणा दर्रा। तो जो जो पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत से जोड़ता है वो है लिपुलेख दर्रा। और जो नीति दर्रा है वो चमोली में स्थित है और ये चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है और ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और जो माणा दर्रा है वो भी चमोली में स्थित है और ये चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है लिपुलेख दर्रा। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जय भारत जय उत्तराखंड निम्न में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र धस्माना, ऑप्शन नंबर बी लीलाधर जगूड़ी, ऑप्शन नंबर सी शैलेश मटियानी, ऑप्शन नंबर डी मनोहर श्याम जोशी। तो जय भारत जय उत्तराखंड जो नाटक है वो है राजेंद्र धस्माना जी का। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र धस्माना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना लागू कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 2015, ऑप्शन नंबर बी 2016, ऑप्शन नंबर सी 2017 और ऑप्शन नंबर डी 2018। तो उत्तराखंड राज्य में अटल आयुष्मान योजना जो लागू की गई है वो की गई है 2018 में। तो क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2018। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्रालय। तो जो BRO है वो आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। और जो BRO है उसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BRO आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 53, गौचर हवाई अड्डा स्थित है। जो गौचर एयरपोर्ट है वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए चमोली, ऑप्शन नंबर बी पौड़ी, ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी और ऑप्शन नंबर डी पिथौरागढ़। गौचर हवाई अड्डा चमोली में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चमोली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, देवी धुरा या बग्वाल मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बागेश्वर में, ऑप्शन नंबर बी चमोली में, ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार में और ऑप्शन नंबर डी चंपावत में। तो जो देवी धुरा मेला है इसी को बग्वाल मेला कहते हैं। ये मेला चंपावत का एक प्रसिद्ध मेला है जो चंपावत में आयोजित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपावत। देवी धुरा मेला चंपावत में आयोजित किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 55, बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी बागेश्वर, ऑप्शन नंबर सी चमोली और ऑप्शन नंबर डी पिथौरागढ़। तो जो बागनाथ मंदिर है वो बागेश्वर में स्थित है। ये बागेश्वर का एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर हो जाएगा बागेश्वर। बागनाथ मंदिर बागेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी कहाँ स्थित है? अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर बी बागेश्वर, ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार और ऑप्शन नंबर डी पिथौरागढ़। तो जो अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी है इसकी स्थापना 1986 में होती है और ये पिथौरागढ़ में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पिथौरागढ़। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, वर्तमान में उत्तराखंड का वित्त मंत्री कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? ऑप्शन नंबर ए श्री प्रेमचंद अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी श्री धन सिंह रावत, ऑप्शन नंबर सी श्री सतपाल महाराज और ऑप्शन नंबर डी श्री पुष्कर सिंह धामी। तो इसका जो प्रेमचंद्र अग्रवाल है वो उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र अग्रवाल। आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं। जो धन सिंह रावत है, श्री धन सिंह रावत हैं, वह भी उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। और जो श्री सतपाल महाराज जी हैं वो हैं भी उत्तराखंड के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, पंचायती राज मंत्री, सिंचाई मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं उत्तराखंड के अभी। और जो पुष्कर सिंह धामी है वह भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री हैं और नागरिक उड्डयन मंत्री और खनन मंत्री भी अभी पुष्कर सिंह धामी ही है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के जो वित्त मंत्री हैं वो है श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर? ऑप्शन नंबर ए बिट, ऑप्शन नंबर बी केबी, ऑप्शन नंबर सी निबल और ऑप्शन नंबर डी बाइट। तो डेटा की सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर में वो होती है बिट। 1 बिट बराबर 8 बाइट और 1 बिट बराबर 4 निबल। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बिट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर? ऑप्शन नंबर ए यूज़र, ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ऑपरेशन करता है, ऑपरेट करता है, उसके लिए जो डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर है उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण हैं? जो फिज़िकल डिवाइसेस है कंप्यूटर के वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑप्शन नंबर डी पैकेज। तो फिज़िकल जो डिवाइस है उसका मतलब है कि वो डिवाइस जिनको हम छू सकते हैं। तो ऑप्शन जो हार्डवेयर होते हैं, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसको हम छू सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से टिहरी गढ़वाल शासन का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए प्रताप शाह, ऑप्शन नंबर बी सुदर्शन शाह, ऑप्शन नंबर सी प्रद्युमन शाह और ऑप्शन नंबर डी मानवेंद्र शाह। तो जो टिहरी गढ़वाल का अंतिम शासक था वो था मानवेंद्र शाह और जो फर्स्ट शासक थे वो थे सुदर्शन शाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानवेंद्र शाह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, हेमवती नंदन बहुगुणा कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो हेमवती नंदन बहुगुणा जिनको हिमालय पुत्र के नाम से भी जाना जाता है वो उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम थे। तो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति निहित है। ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को, ऑप्शन नंबर बी चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन को, ऑप्शन नंबर सी संसद पार्लियामेंट को और ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट को। तो चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो हर राज्य में जो उनका हाई कोर्ट होता है उसको होती है। हर राज्य के चुनाव अलग अलग होते हैं, तो जो चुनाव के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस पर निर्णय लेने की शक्ति होती है वो उस राज्य के हाई कोर्ट को होती है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाई कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, ऑप्शन नंबर बी श्री अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर हर्षवर्धन और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो जो ये स्वास्थ्य मंत्री है ये 18वीं लोकसभा के चुनाव से पहले के हैं। तो इसके अकॉर्डिंग उस टाइम जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनसुख मांडविया। अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के चुनाव हैं जिसका रिजल्ट 4 जून 2024 को आया है और 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और कैबिनेट मंत्री जो हैं उनका चुनाव किया गया है, नए नए कैबिनेट मंत्री। तो अभी चुनाव के अकॉर्डिंग जो नए स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हैं JP नड्डा, जो कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे और अभी उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर मनसुख मांडविया। क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर मनसुख मांडविया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम एस्ट्रो विलेज चुना गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन चूजन एज इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रो विलेज? ऑप्शन नंबर ए नैनीताल, ऑप्शन नंबर बी नचिकेता ताल, ऑप्शन नंबर सी बैनीताल और ऑप्शन नंबर डी देवरिया ताल। तो जो भारत का प्रथम एस्ट्रो विलेज है वो चुना गया है बैनीताल, जो कि चमोली में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैनीताल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, वेदों की ओर वापस जाओ, निम्नलिखित में से यह आदर्श वाक्य किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो वेदों की ओर वापस जाओ या वेदों की ओर लौटो ये आदर्श वाक्य दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सतमाला पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। जो सतमाला की पहाड़ी है वो पश्चिमी घाट सह्याद्री का एक हिस्सा है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो जो भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य है वो है राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, वनडे में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर के नाम है? विच क्रिकेटर हैज़ द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स इन ODI वनडे इंटरनेशनल? ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी मार्टिन गुप्टिल, ऑप्शन नंबर सी क्रिस गेल और ऑप्शन नंबर डी वीरेंद्र सहवाग। तो वनडे का जो सर्वाधिक रिकॉर्ड है व्यक्तिगत स्कोर है उसका रिकॉर्ड है रोहित शर्मा के नाम है। इन्होंने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ एक मैच खेला था जिसमें उन्होंने 264 रन बनाए थे 173 बॉलों में, जो कि अभी तक का सर्वाधिक स्कोर है ODI का व्यक्तिगत स्कोर। तो ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है रोहित शर्मा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, सबसे बड़ा भारतीय संग्रहालय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए निजाम का संग्रहालय, ऑप्शन नंबर बी सालार जंग संग्रहालय, ऑप्शन नंबर बी AP राज्य पुरातत्व संग्रहालय, ऑप्शन नंबर डी भारतीय संग्रहालय कोलकाता।
तो भारत का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है वो है भारतीय संग्रहालय कोलकाता। इसी को इम्पीरियल संग्रहालय या इम्पीरियल म्यूज़ियम भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी केरल और ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो भगवान का अपना देश केरल राज्य को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, ग्रैंड स्लैम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है उसका प्रयोग लॉन टेनिस के लिए किया जाता है। साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम का आयोजन किया जाता है, जिसमें पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड होता है फ्रेंच ओपन, थर्ड होता है विंबलडन और फोर्थ होता है जो साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है यूएस ओपन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉन टेनिस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, साइना नेहवाल किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए एक भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में, ऑप्शन नंबर बी एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी के रूप में, ऑप्शन नंबर सी एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में और ऑप्शन नंबर डी एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में। तो साइना नेहवाल एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 74, बंगाल विभाजन 1905 के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वॉइसरॉय था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एलिगन और लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो जब बंगाल के विभाजन हुआ 1905, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होता है और उस समय जो भारत के वॉइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। तो क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो जो भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य है यानी जहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम है तो वो राज्य है भारत का अरुणाचल प्रदेश, और जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी मेघालय और ऑप्शन नंबर डी असम। तो ये मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम ये सब पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के। और बांग्लादेश और जो बांग्लादेश है वो पूर्वोत्तर सीमा बनाता है भारत, और बांग्लादेश से ही सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है भारत। सारे देशों के मुकाबले सबसे अधिक जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश से ही लगती है भारत की। तो जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है भारत का वो है त्रिपुरा। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, चेल जो हिल स्टेशन है वो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो चेल हिल स्टेशन है वो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, साइबर एनकाउंटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल साइबर एनकाउंटर्स? ऑप्शन नंबर ए अशोक कुमार, ऑप्शन नंबर बी अरुण कुमार, ऑप्शन नंबर सी आलोक कुमार एंड ऑप्शन नंबर डी ऑलविन कुमार। तो जो साइबर एनकाउंटर्स पुस्तक हैं वो हमारे पूर्व आईपीएस ऑफिसर अशोक कुमार के हैं, श्री अशोक कुमार की पुस्तक है।
तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, श्री अशोक कुमार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से किस घाटी को जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी और अलकनंदा। ऑप्शन नंबर बी, काली और ढोली। ऑप्शन नंबर सी, कुल्लू और स्पीति। ऑप्शन नंबर डी, झेलम और रावी। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि कुल्लू घाटी और स्पीति घाटी को एक दूसरे से जोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रोहतांग दर्रा कुल्लू और स्पीति घाटी को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है? ऑप्शन नंबर ए, खारदुंगला दर्रा। ऑप्शन नंबर बी, बुर्जिल दर्रा। ऑप्शन नंबर सी, जोजिला दर्रा। और ऑप्शन नंबर डी, बारालाचला दर्रा। तो जो खारदुंगला दर्रा है वो लद्दाख जो पर्वत श्रेणी है उसमें स्थित है, लद्दाख में ही। और ये भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है जो ट्रांस हिमालय का पार्ट लद्दाख श्रेणी है उसमें स्थित है खारदुंगला दर्रा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, खारदुंगला दर्रा सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इनकी बात करें, बुर्जिला दर्रा, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर को पीओके से जोड़ता है। और जो जोजिला दर्रा है वो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को लद्दाख की राजधानी लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। और जो बारालाचला दर्रा है अब वो जासकर श्रेणी में स्थित है और ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश के मंडी को लद्दाख के लेह से जोड़ता है बारालाचला दर्रा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ से मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आइए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 131 इंटू 0 इंटू 300 इंटू 4 का गुणनफल है। द प्रोडक्ट ऑफ 131 इंटू 0 इंटू 300 इंटू 4 इज ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 46 एंड ऑप्शन नंबर डी 45। सो द प्रोडक्ट ऑफ, तो इन सभी का प्रोडक्ट जो है वो होता है 11। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सॉरी इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, 3 + 6 इंटू ब्रैकेट में 5 + 4 डिवाइडेड बाई 3 और -7 को हल करें। इसको क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 15। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14। तो क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, कोमल के पास 16 लाल गेंदें, 2 हरी गेंदें, 9 नीली गेंदें और 1 बहुरंगी गेंद थी। यदि उसने 9 लाल गेंदें, 1 हरी गेंदें और 3 नीली गेंदें खो दी तो कितनी गेंदें बची होगी? क्वेश्चन दिया है तो इसके जो आंसर होंगे उनको देख लेते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 28 और ऑप्शन नंबर डी 39। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसको सॉल्व करके जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर ए 15। तो क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा एक टेनिस में मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता के मैच खेलने की संभावना 0.62 है और रेशमा के मैच खेलने की प्रायिकता क्या है? हमें बताने कि रेशमा की जो मैच खेलने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए 62, ऑप्शन नंबर बी 0.38, ऑप्शन नंबर सी 0.54 एंड डी ऑप्शन नंबर डी 0.42। तो रेशमा की मैच खेलने की प्रायिकता है वो है 0.38।
अगर हम 1 माइनस 0.62 करते हैं तो आंसर आएगा 0.38। तो क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.38। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। यदि सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन दिया गया है तो यह दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण संख्या होल नंबर्स, ऑप्शन नंबर बी तर्क संगत संख्या रेशनल नंबर्स, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स और ऑप्शन नंबर डी जटिल संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास ये जो सेट दिया गया है ये दर्शाता है नेचुरल नंबर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक संख्याएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। यदि द्विघात पद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स का एक शून्य 2 है तो k का मान है। इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज़ ट्रू देन द वैल्यू ऑफ k इज़। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी -10, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी -5। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा -10। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी -10। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है एक ब्रैकेट में -10/3 इंटू जो हमारे पास सेकंड ब्रैकेट दिया गया है उसमें -15/2 इंटू 17/19 इंटू 0। इसका मान क्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 22.66, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 35। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 92 और 102 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 92 एंड 102। ऑप्शन नंबर ए 17, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 19 एंड ऑप्शन नंबर डी 20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। 92 और 102 के बीच में नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होती है 18। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 का योग है। हम इनको सम करना है। ये एक ऑड नंबर है सीरीज़ में 1 to 19 तक। तो इनको सॉल्व करके इनको ऐड करके क्या मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 121, ऑप्शन नंबर बी 120, ऑप्शन नंबर सी 100 एंड ऑप्शन नंबर डी 110। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनका जो सम आएगा वो आएगा 100। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। यदि x = 15 और y = 1/30 है तो x और y है, यानी इनमें क्या रिलेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए ये सीधे आनुपातिक या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ऑप्शन नंबर बी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ऑप्शन नंबर सी ना तो सीधे और ना ही व्युत्क्रमानुपाती, इन नीदर डायरेक्टली नॉर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो जो क्वेश्चन नंबर 90 है तो इसका आंसर हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्युत्क्रमानुपाती, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। यदि दिया गया है कि ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल FDE और AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। हमारे पास दो त्रिभुज दिए गए हैं, दो ट्राइंगल दिए गए ABC और FDE, और ये एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि जो इनका जो एंगल होगा एक दूसरे का वो बराबर होंगे। और जो इनके बीच में जैसे AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे ट्राइंगल का जो FD इज इक्वल टू वो भी FD या DF 5 सेंटीमीटर ही होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इनमें से कौन सा जो इनमें से एक ऑप्शन है वो ट्रू होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है DF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल F इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी DF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर
और एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ऑप्शन नंबर सी डी ई बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ऑप्शन नंबर डी दिया है कि डी ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हाँ, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा और डी एफ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है और ये ट्राइंगल ए बी सी और एफ डी ई सेम है, तो जो इसकी डी एफ वाली भुजा है, जो इसकी डी एफ वाली लाइन है वो भी सेम हो जाएगी। तो डी एफ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एंगल बी अगर 40 डिग्री है तो एंगल डी भी 40 डिग्री हो जाएगा। और अगर एंगल ए हमारे पास 80 डिग्री दे रखा है तो एंगल एफ 80 डिग्री होगा। तो हमें एंगल सी निकालना है। तो एंगल अगर हम सॉल्व करेंगे तो एंगल सी हमारा 60 डिग्री निकलेगा। तो अगर एंगल सी 60 डिग्री है तो एंगल ई भी 60 डिग्री होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डी एफ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, बारंबारता वितरण फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक वर्ग का मध्यमान जो मिड वैल्यू है वो 10 है और वर्ग की चौड़ाई 6 है। वर्ग की निचली सीमा क्या है? यानी हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जिसमें मिड वैल्यू है, जिसमें किसी क्लास की मिड वैल्यू है वो है 10 और हमें जो विड्थ दे रखी है क्लास की वो है 6 दे रखी है। तो हमें बताना है कि लोअर लिमिट ऑफ क्लास की जो लोअर लिमिट है वो क्या होगी। तो इसका एक फार्मूला होता है कि लोअर लिमिट इज इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस विड्थ अपॉन ट्रू। तो अगर हम इसको फार्मूला में रखेंगे तो जो हमारी मिड वैल्यू है 10 माइनस विड्थ है 6 अपॉन ट्रू, इसको इससे काटेंगे तो 3 आ जाएगा। 10 माइनस 3, इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, यदि त्रिज्या r के एक गोले का सतह क्षेत्र त्रिज्या स्मॉल r के गोलार्ध के घुमावदार सतह क्षेत्र के बराबर है तो कैपिटल R बाई स्मॉल r का अनुपात क्या है? व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कैपिटल R और स्मॉल r? ऑप्शन नंबर ए 1/2, ऑप्शन नंबर बी 1/√2, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी √2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/√2। तो जो हमारा r बाई r है उसका जो रेशियो है वो बराबर होगा 1/√2 के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर बी, 1/√2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, केंद्र O वाले दो सकेंद्रित वृत्तों में ए बी सी और डी एक रेखा L के साथ प्रतिच्छेदन बिंदु हैं। Two concentric circles with center O have A, B, C and D as point of intersection with the line L as shown in the figure. यदि AD बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर है तो AB और CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये कोई फिगर दे रखा है और इसमें बता रखा है कि ABCD एक रेखा में है और AD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है और BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। तो हमें AB और CD की भी लंबाई ज्ञात करनी है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर 94 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, एक आदमी की उम्र उसके बेटे से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। द फादर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है?
The age of a man is 24 years more than his son. In 2 years, the father's age will be twice that of his son. Then the present age of his son is. ऑप्शन नंबर ए 18 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 21 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 22 ईयर्स एंड ऑप्शन नंबर डी 24 ईयर्स। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो जो मैंने इसको सॉल्व किया था तो मैंने 22 लिया था। मैंने तो सारे ऑप्शन को देखा था। तो जो 22 है, अगर हम इसको देखते हैं तो माना बेटे की जो उम्र है अभी वो 22 वर्ष है, ठीक है। और जो आदमी उसके पापा की उम्र है वो उसके बेटे से 24 वर्ष अधिक है। यानी कि जो पापा की उम्र है बेटे की उम्र से 24 अधिक होगी। तो 22 + 24 हो जाएगा और ये होगा 46, ठीक है। और 2 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। यानी 2 वर्ष बाद, यानी कि 22 23 24, तब पुत्र 24 साल का होगा और जो पिता है वो 48 साल का हो जाएगा। तो 24 × 2 = 48। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु है 22। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। यदि किसी संख्या का 15% 45 है तो उस संख्या का 30% क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 90, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 15। हमारे पास कोई संख्या दे रखी है, उसका 15% 45 है तो उस संख्या का 30% कितना होगा? तो उस संख्या का जो 30% होगा वो 90% हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 90। क्वेश्चन नंबर 97। एक टीवी की मूल कीमत ₹800 थी। अब इसे 20% डिस्काउंट में बेचा जा रहा है। रियायती मूल्य क्या है? A TV was originally priced at Rs 800. It is now being sold at a discount of 20%. What is the discounted price? ऑप्शन नंबर ए Rs 600, ऑप्शन नंबर बी Rs 640, ऑप्शन नंबर सी Rs 920 और ऑप्शन नंबर डी Rs 820। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माना कि टीवी की जो मूल कीमत है वो 800 थी, 800 है। अभी जो टीवी का प्राइस है वो 800 है, उस पर 20% डिस्काउंट चल रहा है। तो 800 का 20% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 160। 800 का 20% 160, यानी 160 800 रुपये की तो वो टीवी थी और 160 रुपये उस पर डिस्काउंट होगा। तो 800 माइनस 160 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 640। व्हाट इज़ द डिस्काउंटेड प्राइस? रियायती मूल्य क्या है? इसमें पूछा डिस्काउंट करके कितना प्राइस आ रहा है टीवी का, तो ये आ रहा है 640। इसका आंसर हो जाएगा 640। क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 640 रुपये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। यदि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:9 है, 4:5 है और वहाँ 36 लड़के हैं तो कक्षा में कितनी लड़कियाँ हैं? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 40 और ऑप्शन नंबर डी 45। रेशियो है 4:5 का और इस 4 के रेशियो में 36 वो है गर्ल्स, 36 लड़कियां हैं और लड़के हैं बॉयज़। और लड़कियां कितनी हैं? तो लड़कियां हो जाएगी अगर हम 9 4 ज़ा 36 देखते हैं, 9 4 ज़ा 36, ठीक। तो अगर हम 9 5 ज़ा करते हैं, 9 5 ज़ा 45 आएगा। तो ये बॉयज़, तो ये गर्ल्स की जो संख्या हो जाएगी, गर्ल्स की संख्या 45 होगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। यदि जॉन एक काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है और सारा उसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकती है तो उन्हें एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन नंबर ए 3 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 4 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 6 घंटे और ऑप्शन नंबर डी 8 घंटे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन तो ठीक है पर इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत दे रखे हैं।
इसको ऑप्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4 hours का टाइम हमें टोटल लगेगा इसको सॉल्व करके। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत दे रखे हैं। इसका आंसर आएगा 4 घंटे 48 मिनट या 4 सही 4/5 इसका आंसर आएगा। तो अभी इसका आंसर कुछ नहीं होगा क्योंकि ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100। एक दुकानदार ने एक शर्ट 40 रुपये में ख़रीदी और उसे 60 रुपये में बेच दी। लाभ प्रतिशत क्या है? अ शॉपकीपर परचेज्ड अ शर्ट फॉर 40 रुपीज़ एंड सोल्ड इट फॉर 60 रुपीज़। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज? ऑप्शन नंबर ए 20%, ऑप्शन नंबर बी 33%, ऑप्शन नंबर सी 50% और ऑप्शन नंबर डी 66.87%। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो प्रॉफिट परसेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है कि जो हमने प्रॉफिट गेन किया अपॉन किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी थी इनटू 100। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा। तो जो प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट हमें कितना हुआ 60 रुपये की, हमें 40 में ख़रीदी 60 में बेची तो हमें प्रॉफिट 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना था, ख़रीदी कितनी 40 रुपये में ख़रीदी इनटू 100। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50%। इसको सॉल्व करके आंसर 50% आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50%। तो ये था हमारा जेएनएम 2024 का पेपर सॉल्व। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है या कोई क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगता है तो कमेंट करें। ओके, थैंक यू।